बेटा, भारतीय संस्कृति पाठ के 3 हिस्सों को हमने पढ़ लिया है। सॉरी, 4 हो गए हैं, 3 हो गए, चौथा हिस्सा है ये आपका। तो इस हिस्से में हम 2 पैसेज पढ़ेंगे आपके। और बेटा, इस वाले जो आपका जो लेसन है इसमें बहुत एक्सरसाइज है कम। आप ये मान लीजिए कि इसमें 17 एक्सरसाइज है। तो बेटा 17 एक्सरसाइज बहुत होते हैं, पूरे हम नहीं लिखेंगे, हम लेसन को अच्छी तरह से समझ लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें लिखना आसान हो जाएगा। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको लिख सकते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में 2 बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृति जन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई है। प्रकृति जन्य माने क्या होता है बेटा? प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की गई समस्याएं। और मानवकृत क्या होता है? मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की गई समस्याएं। समस्याएं 2 तरह की होती है ना, विपदाएं, विपदा माने समस्या। तो ये चीजें 2 प्रकार की होती हैं। तो बेटा ये जो है, कभी कभी क्या होता है, प्रकृति की समस्या आती। कैसे? प्रकृति की विपत्ति, बाढ़ है, सूखा है, बिजली गिरना है, ओलावृष्टि है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। और मानवकृत आपदा क्या है? शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, या फिर ऐसा हुआ कि किसी के घर में चोरी हो गई, किसी का मकान ढह गया, कभी कभी कमजोर बनने के कारण। ये सब मानवकृत आपदाएं हैं। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ। देखिए हमारे समाज में क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय आए और चले गए। कभी मुगल काल रहा, मुगलों का शासक था, कभी अंग्रेजों का शासक था, ठीक है। विभिन्न संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, इनका उत्थान भी हुआ और पतन हुआ था। जितना विकास हुआ उतना ही इनका पतन भी हो गया। हम विदेशियों के आक्रांत और पददलित हुए, विदेशियों के द्वारा भयभीत किए गए। और पददलित माने कुचल देना, एक तरह से उनके पैरों के नीचे रौंदे जाना, अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति और प्रकृति को नष्ट किया उन्होंने। पर हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए। कह रहे हमारे समाज में हम लोगों के ऊपर प्रकृति ने और मनुष्यों ने, दोनों ने मिल करके अनेक प्रकार के मुसीबतें उत्पन्न की। जैसे आजकल के समय में अगर हम कहें तो कोरोना एक मुसीबत है। तो कोरोना काल में क्या है, ये मानवकृत आपदा है। निश्चित सी बात है कि मानव के द्वारा उत्पन्न की गई, लेकिन आज इस आपदा से संपूर्ण विश्व प्रभावित हो रहा है। तो समय समय पर इस तरह की आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन उनके इसके बाद भी, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हम लोग समाप्त नहीं, अर्थात मानव जाति समाप्त नहीं हुई। हमारी संस्कृति भी चल रही है ना, हमारी संस्कृति भी बनी हुई है और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास में के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होंगे। कह रहे हर विपत्ति के बाद भी हमारे देश में, हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के महापुरुषों का जन्म हुआ। महापुरुषों को का जन्म लेना बंद नहीं हुआ। अपनी दास्तां के दिनों में भी हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। कहने का अर्थ क्या है कि भारतीय संस्कृति में जब गुलामी का समय चल रहा था, उस समय भी महात्मा गांधी एक राष्ट्र पिता के नाम से प्रसिद्ध हुए और रविंद्रनाथ टैगोर को कवि माना जाता है, राष्ट्र कवि थे। अरविंद और रमण महर्षि जैसे योगी भी पैदा हुए। उन्हीं दिनों में हमने ऐसे उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिसका संसार मानता है। कह रहे उसी गुलामी के समय में भी हमारे देश में
अनेकों वैज्ञानिक भी जन्म लिए जिनका आज सारा संसार लोहा मानता है, उनकी टक्कर में कोई और नहीं है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत है, समुद्र से भी गहरी है, आकाश से भी व्यापक है। लेखक क्या कहना चाहता है कि हमारी संस्कृति आध्यात्मिकता से मजबूत है, ठीक है, पहाड़ की तरह अटल है, चाहे जितनी समस्याएं आ जाएं, लेकिन हम अपनी नैतिकता के कारण टिके रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर, ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। देखिए, सांस्कृतिक चेतना और नैतिक चेतना ये दो चीजें ऐसी हैं जिसके कारण हमारे भारत देश में सभी जातियों में एकता है, सब एक साथ आपस में बंधी हुई है। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं माने अलगाव, सबके रीति रिवाज अलग अलग है, वेशभूषा अलग अलग है, वहां उन सब में एकता है। कह रहे यहाँ अनेकता में एकता है, तब हर एक की वेशभूषा अलग है, खान पान अलग, लेकिन फिर भी यहाँ पे एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए नैतिक चेतना का सहारा दिया। कह रहे इसी कारण से गांधी जी ने नैतिक चेतना को जागृत हुआ, जिससे सभी जातियां मिलकर के एक साथ नेतृत्व और आंदोलन के लिए तैयार हो गई। अहिंसा, सेवा, त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी और इसी में वे सफल हुए। लेखक बापू की दूरदर्शिता को सबसे प्रमुख मानता है। उसका कहना है कि बापू ने ही सारी चेतना उत्पन्न की और बापू ने ही सब कुछ किया, उनके द्वारा ये चेतना उत्पन्न की गई है। नेक्स्ट बेटा, अब हम 10 नंबर की व्याख्या देख लेते हैं और 12 नंबर की व्याख्या देखेंगे आज। 10 नंबर पे व्याख्या है, हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान और पतन हुआ, हम विदेशियों के आक्रांत और पददलित हुए। जैसा हमने अभी आपको पहले भी बता दिया है, व्याख्या आपको समझा दी है, उसके बाद भी हम आपको दोबारा बता रहे हैं ताकि आप सही से लिख सकें। तो लेखक राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि इतिहास को साक्षी बनाते हुए भारतवर्ष में साम्राज्य बने समाप्त हो गए, अनेकों साम्राज्य आए और समाप्त हो गए, अनेक प्रकार के संप्रदाय विकसित हुए और उनका पतन भी हो गया। विदेशियों द्वारा हम आक्रमण से भी परेशान हुए, अपमानित भी हुए। प्रकृति और मनुष्य ने बार बार हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ ढाए, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा जीवन, हमारी सृजनात्मक शक्ति आज तक बनी हुई है। हमारी संस्कृति के कारण ही ये समाप्त नहीं हुई है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने भारतीय संस्कृति के महान आध्यात्मिक, नैतिक आधार तथा विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को उच्च बनाए रखने के आधार को स्पष्ट किया। संक्षेप में लेखक भारतीय संस्कृति की महानता को प्रकट करता है। 12 नंबर की व्याख्या है बेटा, संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना हमारे देश का प्राण है। यहाँ से रेखांकित अंश है आपने, और हमारे यहाँ है, वहाँ उन सब में यह एकता है। तो बेटा, पाठ का नाम और लेखक का नाम तो सबको पता है ना, भारतीय संस्कृति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इतना तो सभी को पता है। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं
कि सबसे पहले वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के अनुचित और उचित परिणामों को समझ लेना चाहिए। उसको विचार करने के बाद ही उसका प्रयोग करना चाहिए। भारतीय संस्कृति अथवा भारतवासी पूर्ण रूप से एक चेतना शक्ति से इस देश के जीवन को बनाए रखते हैं। बिना इसके हमारे देश का जीवन संभव नहीं है। ऐसी चेतना शक्ति नैतिकता पर आधारित होती है, ठीक है, जिसके कारण हमारे देश में सभी शहर, गांव, प्रदेश, सभी धर्मों को मानने वाले, अनेकों संप्रदाय और सारी जातियां आपस में बंधी हुई हैं, ठीक है ना। सिख, जैन, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब आपस में बंधे हुए हैं। और जहां इन सब में विभिन्नताएं हैं, विषमताएं हैं, वहीं उनमें क्या है, एकता भी है, जिसे ध्यान रखने की और पहचानने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक जो है, क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया था? तो बेटा सबको पता है कि क्रांति के लिए बापू ने सामान्य जनता को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तैयार किया था। और गद्यांश के रेखांकित अंश में पूरा लिखा गया है, आप इसको समझ के लिखेंगे। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, लेखक ने भारतीय संस्कृति की एकता और उसके बल का क्या महत्व बताया है? तो बेटा लेखक ने भारतीय संस्कृति की एकता और उसके बल का महत्व बताया है कि इसी के कारण संपूर्ण भारत, सभी शहर, गांव, प्रदेश, विभिन्न जातियां, संप्रदाय, वर्ग आदि एक सूत्र में बंधे हुए हैं, जिसके कारण गांधी जी ने देश की जनता को क्रांति के लिए तैयार किया था। थैंक यू बेटा।